छह टुकड़ों में लाश काटने वाला यह है गुलामुद्दीन, जिसने 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी को बेरहमी से मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया और उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काटकर घर के बाहर गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना दिया था। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद गुलामुद्दीन फरार था, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे मुंबई से गिरफ्तार किया था। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसने क्यों, कब, कैसे अनीता को मौत के घाट उतारा। वैसे अनीता मर्डर केस की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ मेन आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हत्याकांड के पीछे बड़े प्रॉपर्टी डीलर का नाम लेने वाली अनीता चौधरी की दोस्त सुनीता सेन उर्फ सुमन भी अपने बयानों से पलट गई है। हालांकि पहले सुमन का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रॉपर्टी कारोबारी तैयब अंसारी पर कई गंभीर आरोप लगा रही थी। वहीं अब वो अपने बयान से बिल्कुल पलट गई है। अपने बयान से पलटते हुए वो तैयब अंसारी को पहचानने से भी इनकार कर रही है। सुमन का कहना है कि अंसारी का नाम उसने अनीता के मुंह से ही सुना था, कभी उसका चेहरा तक नहीं देखा। दरअसल अनीता के पति मनमोहन चौधरी और उसकी दोस्त सुमन की एक 18 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी। इस रिकॉर्डिंग में सुमन और मनमोहन अनीता के गायब होने के बारे में बात कर रहे थे। इस मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी तैयब अंसारी पर अनीता के गायब होने और अनीता के पास अंसारी से जुड़े कुछ फोटोज और वीडियोज होने का जिक्र किया जा रहा था। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाहर आने के बाद ही पुलिस की जांच का एंगल बिल्कुल बदला था। पुलिस ने इस मामले में सुमन, तैयब अंसारी समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। वैसे दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक अनीता की दोस्त सुमन ने अब इस मामले पर कहा है कि अनीता मेरी सहेली थी, उससे मेरी दोस्ती 18 साल पहले हुई थी। अनीता ने ही मुझे बी रोड पर दुकान किराए पर दिलवाई थी, वहाँ किराया ज़्यादा था, इसी वजह से मैंने बाद में दूसरी जगह दुकान किराए पर ले ली थी। अनीता से मेरा इतना मिलना जुलना नहीं था, महीने में एक बार मुलाकात होती थी और कभी कभी फ़ोन पर बात होती थी। गुलामुद्दीन के बारे में अनीता दीदी ने कभी मेरे सामने चर्चा नहीं की थी। जीजा जी से ही गुलामुद्दीन के बारे में मुझे पता चला था कि वो उनका धर्म भाई है। मैंने अनीता दीदी से ही अंसारी का नाम सुना था, कभी अंसारी का चेहरा तक नहीं देखा। मैं तो अंसारी का पूरा नाम भी नहीं जानती। मुझे ये भी नहीं पता कि गंगाना में अंसारी का कोई फार्म हाउस है। मुझे अनीता दीदी के पति ने ही इसके बारे में बताया। मुझे अनीता दीदी के कोई फ़ोटो के बारे में बताया था। अनीता दीदी की तबीयत खराब रहती थी। घटना से 3 दिन पहले भी वो बेहोश हो गई थी। आपको बता दें कि सुमन का इस मामले पर कहना है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद पुलिस मुझे पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई थी। 7 दिन तक थाने में रखा और पूछताछ करते रहे। इस दौरान पुलिस ने मुझे कई बार पीटा और गालियां भी दी। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि तुम क्या जानती हो बताओ। इसके बाद पुलिस ने मुझे जेल भिजवा दिया। 5 दिन मैंने जेल में गुजारे और उसके बाद रिश्तेदारों ने मेरी जमानत करवाई है। वैसे आपको बता दें कि पुलिस पहले इस केस को लूट के लिए किया हुआ कत्ल समझकर ही तफ्तीश कर रही थी, मगर कहानी में नया मोड़ तब आया जब अनीता के पति मनमोहन ने सुमन का ऑडियो वायरल किया। असल में पुलिस ने जब गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन से पूछताछ की थी और अनीता के शव के टुकड़ों को बरामद किया था, उस वक्त जांच का एंगल लूट के लिए हत्या ही सामने आ रहा था। अनीता के पति मनमोहन ने इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में ब्लैकमेलिंग और प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच शुरू की थी। वैसे गिरफ्तारी के बाद से जोधपुर पुलिस ने गुलामुद्दीन को दूसरी बार 7 दिन की रिमांड पर लिया है। पिछली पूछताछ में वो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। सबसे पहले गुलामुद्दीन ने कहा था कि मैंने अनीता को कॉल करके 26 अक्टूबर को गंगाना स्थित अपने घर पर बुलाया था। शरबत में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश होने के बाद चाकू से काटकर उसके शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। उसके गहने लूट लिए, फिर जेसीबी मंगवाकर 2 बोरों में भरकर उसे गड्ढे में दफना दिया। मगर दूसरी बार जब गुलामुद्दीन से पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने कहानी को बदलते हुए बताया कि उसने अनीता को एक हाई प्रोफाइल आदमी से मिलवाने, जिससे दोनों का फायदा होगा कहकर घर बुलाया था। उसे रात को अपने घर पर रुकने को कहा था। इस दौरान नशीले पदार्थ का ओवरडोज दिया। अगले दिन उसके सिर पर हथौड़ा मारा, फिर मीट काटने वाले चाकू से 6 टुकड़े किए। इन टुकड़ों को बोरे में भरकर गड्ढे में गाड़ दिया। मगर जब तीसरी बार गुलामुद्दीन से पुलिस ने पूछताछ करी तो गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा से अलग अलग पूछताछ की गई। तब भी दोनों ने अपने बयान बदल दिए। अब सरदारपुरा थाना पुलिस ने गुलामुद्दीन के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी मांग की है। वहीं उसे मौका वारदात के लिए मुंबई लेकर गई है।
आपको बता दें कि अनीता के कत्ल के 15वें दिन पुलिस ने शव का एम्स मॉर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया था, लेकिन अब जोधपुर में अनीता हत्याकांड को 17 दिन से ज्यादा हो गए हैं। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अब तक अनीता के शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पुलिस लगातार अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश कर रही है। वहीं अनीता चौधरी के बेटे ने चेतावनी दी है कि रिश्तेदारों की बिना इजाजत के अगर अंतिम संस्कार किया गया तो वो आत्मदाह कर लेगा। शव के टुकड़े वैसे अभी एम्स मॉर्चरी में रखे हुए हैं। रिश्तेदार सीबीआई जांच, दोबारा पोस्टमार्टम करवाने समेत कई और मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस मामले पर कुड़ी के वीर तेजा मंदिर में धरना प्रदर्शन करने समेत कुड़ी हाउसिंग बोर्ड का बाजार बंद कराने का आह्वान हुआ है। वहीं हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वैसे अब तक पुलिस गुलामुद्दीन से लूट की कहानी के अलावा कुछ और नहीं उगलवा पाई है। पूछताछ के दौरान उसने बार बार अपने बयानों को बदला है। पुलिस को उसके बयानों पर अब संदेह है। अनीता चौधरी के रिश्तेदारों का इस मामले पर कहना है कि हत्या के 17 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन सैंपल फॉरेंसिक लैब्स नहीं भेजे गए। वहीं हत्याकांड के बाद सामने आए अनीता की सहेली सुमन और उसके पति मनमोहन की बातचीत के ऑडियो को पुलिस झूठा बता रही है। मरहूम के पति मनमोहन का इस मामले पर कहना है, अब हमें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। घटना वाले दिन सुनीता की बात मुझसे हुई थी। सुनीता ने ही बताया था कि अनीता का फोन नहीं लग रहा। मनमोहन ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हमारी तरफ से ही तैयब अंसारी का नाम दिया गया था। इस कारण सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर वकील M.A. राव ने कहा है, गुलामुद्दीन का 24 घंटे में मेडिकल करवाने के आदेश दिए गए थे। वहीं 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी कहा गया है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उन्हें 17 तारीख को नोटिस भेजा गया था। उसके जवाब के लिए 18 नवंबर की तारीख दी गई है। वैसे आपको बता दें कि आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और फिर कुछ देर के बाद ही वहां से निकल गई थी। काफ़ी देर तक जब अनीता ब्यूटी पार्लर नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ ने उन्हें फ़ोन किया, मगर अनीता का फ़ोन बंद था। बाद में अनीता के पति को फ़ोन किया गया। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने उसे हर तरफ ढूंढा, लेकिन अनीता का फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। इसके बाद अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत गई। फिर परेशान होकर अनीता के पति ने 27 अक्टूबर को आखिरकार अनीता के गायब होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट गई थी। 4 दिन बीत गए, लेकिन अनीता का उस वक्त कोई सुराग नहीं मिला। तफ्तीश के दौरान इस बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा, जिसकी लीड्स को फॉलो करते हुए पुलिस पहले उस ऑटो ड्राइवर तक पहुंची जिसने अनीता को गंगाना छोड़ा था। इसके बाद पुलिस गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा के जरिए कत्ल की कड़ियों को जोड़ते हुए गुलामुद्दीन तक जा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।